नमस्कार दर्शकों। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं कमलेश बिष्ट जी से। कमलेश बिष्ट विभाग नैनीताल और उधम सिंह नगर की कार्यवाहिका हैं, प्रांत संपर्क प्रमुख हैं राष्ट्र सेवा समिति की, जो कि संघ परिवार का राष्ट्रीय समाज सेवक संघ का अनुषांगिक संगठन है। हम इनसे विभिन्न मुद्दों के ऊपर बात करेंगे, पहाड़ के मुद्दों के ऊपर बात करेंगे, समाज के ऊपर बात करेंगे और इनकी लाइफ के ऊपर भी बात करेंगे। कमलेश बिष्ट जी, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं जनता टीवी पर। और मैं पहला ये पूछना चाहता हूं, आप राष्ट्र सेवा समिति में आपका जुड़ाव कैसे हुआ? आपका भी किसकी प्रेरणा से आप इसमें आई हैं? पहले तो मैं आपकी जनता टीवी का धन्यवाद देती हूँ और मैं अपना उद्बोधन भारत माता की जैसे शुरू करूंगी, क्योंकि हम भारत माता की ही संतान हैं। मेरा जुड़ाव बाल्यकाल से हुआ, क्योंकि मैं अल्मोड़ा की रहने वाली हूँ। संघ कार्यालय हमारे ही घर में था, तो हम छोटे थे, 4th 5th में पढ़ते थे। संघ की जब शाखा लगती थी तो हम अपने छोटे भाई बहनों को लेकर ग्राउंड में चले जाते थे और देखते थे उनकी एक्टिविटी। हमें बहुत अच्छा लगता था। तो हम लोग समय अपना स्कूल से आए और चल देते शाखा देखने। तो भाई लोग हमसे कहते थे, बच्चों इतने ठंडे में क्यों आए हो तुम, जाओ जाओ घर। तो हम अपने माता पिता से कहते थे, क्या हमारी बहन लड़कियों की शाखा नहीं होती है, बालिकाओं की शाखा? वो कहते थे समय आएगा तब हो जाएगा। लेकिन आज समय आया कि हम बालिकाओं की, महिलाओं की शाखाएं भी लगने लगी। तब नहीं थी पहले नहीं थी। अच्छा। ये 80s के बाद ही। फिर भी हम जब थोड़ा बड़े हो गए तो हमारे माता पिता सक्रिय, तो हम बड़े अधिकारी जब हमारे यहाँ आते थे तो हम उसे ही कहते थे कि क्या जो आप लोग की शाखा OTC वर्ग लगते हैं, क्या हम बहनों के नहीं होते हैं शाखा? क्यों? तो कहते थे समय आएगा होगा। लेकिन अब हमें ज़्यादा समय नहीं रुकना पड़ा और 80s के दौरान ये धीरे धीरे महिलाओं की शाखाएं, पूरे विदेशों में इसको हिंदू शाखा के नाम से जानते हैं, यहाँ कहते हैं राष्ट्र सेविका समिति। और जिसने इसकी स्थापना की थी उसके बारे में बता दूं, लक्ष्मीबाई केलकर, जो वर्धा की रहने वाली थी। उनको अपने बालकों से प्रेरणा मिली कि समाज में भी बहनें कुछ कार्य कर सकती हैं। इसलिए वो एक बार हेड ग्वार जी से मिले तो हेड ग्वार जी ने सोचा, उन्होंने कहा हमको भी महिलाओं की आवश्यकता है। तो उन्होंने 1936 में विजयादशमी के दिन वर्धा नाम इस स्थान पर इसकी स्थापना करी। उसने महिलाओं, अपने आस पड़ोस की महिलाओं से, 5-6 महिलाओं से शुरू किया। उनको उपदेश, रामायण के, गीता के उपदेश देकर और भजन के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से धीरे धीरे बहनें जुड़ी और आज इतना बड़ा संगठन हमारा खड़ा हो गया। उत्तरकाशी से लेकर मुंशारी तक हमारी बहनें इस क्षेत्र में काम करती हैं। सामाजिक बदलावों के ऊपर, जो आजकल सामाजिक बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ रहा है, देश हो या विदेश हो, तो इससे जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहे हैं हमारे समाज के ऊपर, उसके ऊपर आपके क्या विचार हैं कि जो बदलाव हैं वो कैसे रुक सकते हैं, या आप इसको किस रूप में देखती हैं आप? देखिए, बदलाव तो आना, पहले ही प्राचीन परंपरा दूसरी थी, गुरुकुल वाली। अब बड़े बड़े विश्वविद्यालय हो गए हैं जी। तो हर माता पिता चाहते हैं या बच्चे भी चाहते हैं कि हम अच्छी यूनिवर्सिटी पढ़ें, अच्छा नाम लें। लेकिन प्राचीन काल में जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने भी गुरुकुल में पढ़ा और कितने वेद पुराण लिखे, कहाँ से कहाँ पहुँचे। लेकिन इनमें बदलाव ऐसा आ सकता है, इन बच्चों को जो हम भेजते हैं, हमारे बच्चे भी बाहर गए, हमने अपने बच्चों को जो ही भेजा तो हमने कहा, बच्चों हम आपको भेज रहे हैं तो 3 चीज़ हमारी नोट कर लो जी। बेटे, जाना, पढ़ो, जिसके लिए हमने तुम्हें भेजा है उस पढ़ाई को पूरा करो। बाकी जो तुम्हारी दोस्ती आलतू फालतू की, इधर नहीं घूमोगे उधर नहीं घूमोगे, और रोज की रोज तुम, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझे अपना फ्रेंड बना लो। जी। और उसको अपनी जो भी तुम्हारे सुख, जो भी तुम्हारे दिन की एक्टिविटी होती है हमें बताओ रात को, क्योंकि बच्चे पढ़ने उनको रात को समय मिलता था। और अगर सही होगा तो सही है, जो गलत होगा तो गलत होगा। तो सबसे पहले हमको अपने बच्चों को सहज, हम घर से निकल रहे हैं तो हमको अपने ईश्वर के प्रति आस्था रखनी पड़ेगी कि हाथ जोड़ के जाओ कि हम गलत प्रवृत्ति में ना पड़े। और जो हमारे संस्कार हैं उनको हम पिरो रखें एक माला में। जी। अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि बच्चों को आपने दोस्त बना दिया, बच्चों को बोला दोस्त बनाने के लिए। अगर हम इस रूप में बच्चों के साथ रहते हैं तो बच्चे हमारे साथ उतने ही ज्यादा जुड़े रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, फिर वो संस्कृति के साथ भी जुड़ जाते हैं। अच्छा, आज जो है, जैसे बच्चे बाहर पढ़ने के लिए चले जाते हैं या रोजगार के लिए भी कई बार पहाड़ से लोग आते हैं नीचे, लेकिन इसकी वजह से
परिवारों में बहुत दिक्कत आ रही है, पीछे बुजुर्ग रह जाते हैं, हम हमारे बच्चे भी कल को बाहर चले जाएंगे। तो ये जो सामाजिक चेंज हो रहा है, इसको ये किस तरीके से रोक सकता है, या अगर रुके ना तो कम से कम पीछे को सेटल होने के बाद पीछे लौट आए? आप इसको किस रूप में देखते हैं कि ये किस तरीके से हल हो सकती है समस्या? मैं तो ये कहना चाहती हूँ, ठीक है हम बच्चों को हमने हायर एजुकेशन दी, ठीक है बच्चों तुम 2-4 साल अपनी जॉब जो भी करना है तुम कर, लेकिन तुमको लौटना अपने ही देश में आना है या अपने जिले में आना है। तुम पहले से ही अपना मन बना लो कि हमने जो भी रोज करना है, और लेकिन अपनी जो जन्मभूमि उसको मत भूलना, क्योंकि जिस जन्मभूमि से हम यहाँ से वहां पहुंचे हैं, और तो उस जन्मभूमि को बोलेंगे तो हम ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। अगर हमको अपने जन्मभूमि से प्रेम रहेगा तो हम वापस अवश्य लौटेंगे। और जहाँ तक रोजगार की बात है, हम बच्चों को देखिए, रोजगार की कमी भारत वर्ष में कम नहीं है जी, लेकिन उसको एक सिस्टमिक ढंग होना चाहिए कि ये नहीं कि बच्चे रोजगार कर रहे हैं, 10,000 कमा रहे हैं, 20,000 खर्चा कर। सबसे पहले हम उनकी आवश्यकताएं तो अनंत हैं, लेकिन हमको पहले अपनी आवश्यकताओं पर कंट्रोल करना पड़ेगा कि हमें जितना हमारे पास है उतना। अगर हम पीछे पाश्चात्य संस्कृति के जाएंगे, तो पिक्चर देखे जाएं या मॉलों में जाएं या बड़े बड़े होटलों में जाएं, तो ऐसे तो हमारी बच्चे अवश्य बिगड़ेंगे। तो मैं अभी भी हम संगठन में जाते हैं, हम बच्चों के सभा जाते हैं, हमारे पास युवा वर्ग भी हैं, उनसे ही कहते हैं बच्चों पढ़ो, लेकिन ये गलत अपनी वेशभूषा का ध्यान देना और अपनी गलत संस्कृति पर, गलत प्रवृत्ति पर मत पढ़ना। आपका बस पहाड़ का है, आपको वापस जाने का मौका मिले भी, वहाँ पे हम चाहते हैं सुविधाएं हॉस्पिटल की हो, सड़क वगैरह ठीक ठाक हो, आपको वापस जाने का मौका मिले तो आप वापस जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। जो हमारी जो भी सरकार है, गांव में उन्होंने, जो पहले हमारे यहाँ रोडों की समस्या थी, कोई मरीज बीमार होता था तो डोली में लेके, लेकिन अब जगह जगह एक तो बिजली की समस्या पूरी कर दी, पानी की कर दी, रोड की। तो क्या है कि हर घर के पास गाड़ी जा रही है और पानी जा रहा है। और जो पहाड़ों में पानी की दिक्कत होती है, तो वो जो दैनिक सब्जियां हैं हमारी सीजनल, वो सब्जियां हम खूब उगा लेते हैं और हमको बाजार से खरीदने की जरूरत। गाय भैंस, गायों का चारा भी खूब मिलता है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि वापस अपने वहीं जाए, क्योंकि मेरे अपने घर का उदाहरण, मेरे फादर भी बहुत अच्छे डॉक्टर थे अल्मोड़ा के। अच्छा जी। हाँ, डॉक्टर उनके, अब हमने अल्मोड़ा के पास ही हमारा जलना गाँव मायके का। जी। तो वहां पर मेरे भाई लोग लखनऊ से आए हैं, HL में सर्विस करते थे, 40 साल रहे होंगे, और बाहर 40 साल रहे जी, लखनऊ जी, और बच्चे उनके बाहर हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी, और रिटायरमेंट के बाद ही उन्होंने सीधे ही वहां जाकर इतना बढ़िया, बहुत अच्छा कारोबार कर दिया है। बहुत नए सेब के पेड़, अखरोट के पेड़, नए। अरे वाह, उनको वहां जाके हम लोग जरूर शूट करना चाहेंगे कि पहाड़ की ये भी जिंदगी है। किस जगह पे है उनका बगीचा? जलना में कल्टानी ग्राम। मुख्यमंत्री ND तिवारी थे, उनका ससुराल और हमारी ग्राम सभा एक है। अरे वाह, ये तो और बढ़िया बात होगी। क्या बात। हाँ, आज के सिनेरियो में जो आज का माहौल है, वो महिलाओं के लिए थोड़ा सा असुरक्षित हो गया है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्र स्वयं सेविका समिति के रूप में, जैसे आप हैं भी, आप उनको क्या एजुकेट करती हैं, किस तरीके से उनको सशक्त बना रही हैं? देखिए, आजकल जो माहौल बहुत बिगड़ गया है, तो हम तो पहले जो हमारी शाखाओं के माध्यम से, जो हम छोटे 8 से 6 से बच्चों को ले लेते हैं, आजकल एक हमारी एक यष्टि चल रही है। छोटा सा पर्स या बैग में अपना पर्स रख लो, सामना कर लो। दूसरा, अगर अपने, मैं तो कहते हम सबसे कहते हैं, अगर देखो कहीं माहौल गर्मा गर्मी है, तो अपने पर्स में या पॉकेट में मिर्ची का पाउडर रख जाओ, ताकि दुश्मन जो भी है उसको छौंक। रिकमेंडेशन देते हैं, बिल्कुल। और हम आत्मनिर्भर बनाते हैं, इनको स्वावलंबी बनाते हैं कि यष्टि और दंड चलाना सिखाते हैं बच्चों को, और दंड चलाकर, और यष्टि में तो क्या है कि एक बार तुम यष्टि से जोर से मारोगे तो उसकी हाथ या उंगली तो टूटी जाएगी। जो हमको नियुद्ध सिखाते हैं, नियुद्ध जिसको हम जूडो कहते हैं, उसको हम समिति में नियुद्ध कहते हैं। उसमें बच्चे बिल्कुल तैयार रहते हैं। नियुद्ध इस समय हमारे जो शाखाएं चलती है, हमारी शहर में मेरी 4 चल रही है, लेकिन जो प्रतिदिन चल रही है, जिसमें 70 बच्चे आते हैं, और साथ साथ में उनकी माएँ भी आती हैं। तो हमें इसमें गर्व होता है कि बच्चे से, जब हमसे पूछते हैं तुम क्यों आए हो, तो कहते हैं हमारे बच्चे ऐसा करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। महिलाओं के लिए ये भी ना कि उनका मन मजबूत हो गया, पर मन अगर कमजोर पड़ गया तो वो सामना नहीं कर पाएंगे किसी स्थिति का। दूसरा, इनको हम बोलना सिखाते हैं। देखो,
किसी से कोई अधिकारी वर्ग आता है जी। या कोई मतलब छोटा व्यक्ति या बड़ा व्यक्ति, उससे कैसे व्यवहार करना है, शालीनता से बोलो, प्यार, बिल्कुल हाथ जोड़ के नमस्ते कहते हैं, अभिवादन करते हो कि नमस्ते सर नमस्ते। तो ये हमको सबसे चला कि ये लोग बहनें जो हैं ये कोई अच्छे संस्था से आई हैं। आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी इस इंटरव्यू के लास्ट में भी, किस तरीके से परिवार और संस्कृति बचे, महिलाओं का क्या रोल रहना चाहिए? देखो, महिलाएं भी हमारे पास हर किस्म की होती हैं। किसी महिलाओं को घर की आर्थिक परिस्थितियां कमजोर होती हैं, तो उसको हम रोजगार दिलाने की सोचते हैं। रोजगार मतलब खुद है, जैसे हमने कुछ सिलाई केंद्र खोल रखे हैं। तो अच्छा जी। हाँ, सिलाई केंद्र खोल रखे हैं, तो सिलाई केंद्रों में कहते हैं कि तुम सिलो, और हमने एक टीचर रख रखी है, सिलो, और जो तुम ही उस पैसे ले जाओ। और जितने भी हमको पैसे देते हैं वो एक सिर्फ लाइट का खर्चे के लिए हम ले लेते हैं उनसे 5-10 रुपया। बाकी एक ने तो बहुत बढ़िया अपना बुटीक ही खोल दिया हमसे सीख कर। इतनी मेहनती लड़कियां हैं, उनके अब उनके माँ बाप भी खुश हो कि हमारे बच्चे की संस्था से जुड़े। और आत्मनिर्भरता बहुत अच्छी चीज है ये। और महिलाएं अगर हो जाए, लड़कियां अगर हो जाए, तो ये तो उनके ऊपर एक बर्डन कम हो जाए और आत्मविश्वास उनका और बढ़ जाए। और अभी तो मैं धूप इन लोगों को सोच रही हूँ कि अब गर्मियों के दिन में रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लूँ पहले, फिर इनको धूप बनाने की ट्रेनिंग दूंगी। बुलाएंगे ट्रेनर को, धूप, और ये जो पहाड़ों में मैं जाती हूँ, पहाड़ों में जो बहुत जड़ी बूटियां होती हैं इकट्ठा लाकर, तो सोच रही हूँ तो बहनें तैयार है तो उनको कुछ रोजगार मिलेगा उन बहनों को, ये मेरा विचार है। और कुछ बहनों को मैंने कहा कि तुम मसाले पैकेट करो, छोटे छोटे मसाले, दालचीनी पहाड़ में बहुत मिलती है। दूसरा हमारे यहाँ सस्ता में ये है कि हम किसी को आंटी या आंटी करके नहीं बोलेंगे, चाची नहीं बोलेंगे, ताई नहीं, हमारे यहाँ बहन जी या दीदी करके या ताई बोले। मैं भी दीदी बोलता हूँ फिर आपको। हाँ। तो मैं समिति का में है कि हम बड़ों ताई के ताई जी, और या भी दीदी। हम इतने ओल्ड हैं तो हमसे भी सब छोटी बहनें भी दीदी बोलती है। बहुत धन्यवाद आपका कमलेश दीदी, आपने हमारे साथ अपनी विचार रखे, हमारी बातचीत की हमारे साथ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।